जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट में। तो हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत, जिसमें आप देख रहे हैं कि इतिहास की जो अविरल धारा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आप अपने अध्याय 8 में प्रवेश कर चुके हैं और आज ये खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। हमने देखा इसके पहले कि गांव कैसे थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऐसी क्या चीज़ें थी जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखे शहरों को, शहर और गांव के बीच के संबंध को भी देखा। और आज हम देखेंगे व्यापार के विषय में कि व्यापार क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें उसको बढ़ाने में उसमें एक भूमिका निभाती है महत्वपूर्ण। तो चलिए हम चलते हैं। आप अपने इस अध्याय को एक बार देख लीजिए, अपनी बुक को देख लीजिए। देखिए, चलिए चलते हैं आगे। तो आज हम चर्चा करेंगे व्यापार के विषय में। व्यापार कौन है, व्यापारी कौन है, ये तो आपने देखा ही। तो चलिए चलते हैं, एक एक पर एक फ्रेमिंग कर लें, फिर उस पर चर्चा करेंगे। व्यापार, इसमें बात करते हैं हम सिक्के, या आप इन्हें आहत सिक्के लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ व्यापारिक मार्गों की। व्यापारिक मार्ग, और अंत में दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। इसमें बहुत थोड़ी सी चर्चा है, एक दो लाइन की। यहाँ की राज व्यवस्था कैसे चल रही है और अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था। तो चलिए एक एक पर चर्चा करते हैं। ये आपके पैराग्राफ में लिखी हुई चीजें हैं जिसे हमने फ्रेमिंग कर ली है थोड़ी, जिससे आपको आसानी मिलेगी। तो अब देखते हैं आहत सिक्के क्या हैं। आहत सिक्के का मतलब ये है कि जैसे ये किसी धातु से बनाई गई थी, इसका कोई एक आकार निश्चित नहीं होता था, चाहे गोल हो, चौकोर हो या अष्टभुजाकार में हो। इसमें एक प्रकार की मोहर लगी रहती थी, जिसे आप ठप्पा कह सकते हैं। इसमें किसी जीव जंतु की, किसी देवी देवता की या किसी पेड़ पौधों की आकृतियां बनी होती थी, जिसे हम आहत सिक्के कहते हैं। अब बात है कि इन सिक्कों की ऐसी क्या विशेषता तो आपने देख ली, इनकी उपयोगिता क्या रही होगी। चाहे हमारे देश की, चाहे हमारे भारत के जो राज्य उस वक्त हुआ करते थे, अभी हम मौर्य साम्राज्य पढ़ ही रहे थे, उनके द्वारा जारी किए गए जो सिक्के, जो मुद्राएं थी, वो चाहे रोमन अर्थव्यवस्था में पाई जाए, रोमन समाज में पाई जाए, या रोमन सिक्के भारत में पाए जाए, इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि दोनों ही साम्राज्यों में या किसी भी राज्य में जिसका व्यापार हमारे साथ हो रहा है, वहाँ दोनों जगह पर मुद्रा अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब कि व्यापार बढ़िया चल रहा है, लोगों को वेतन दिए जा रहे हैं और किसी से बेगारी में काम नहीं कराया जा रहा है। मतलब कि काम करो या तो उसके बदले अनाज लो या सेवा करो, ऐसी कोई बातें नहीं होती। तो मुद्रा का ये भूमिका होती है, ये उपयोगिता होती है। और आप आगे देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में जब हम गुप्त काल को देखते हैं, और उसमें धीरे धीरे आप जब हर्षवर्धन की तरफ चलेंगे और आगे चलेंगे, तो सामंती व्यवस्था बहुत ही एक तरीके से वो सुदृढ़ हो जाती है, समाज बदल जाता है, तो अर्थव्यवस्था भी बदल जाती है। फिर इससे क्या होता है कि जो मुद्राएं हैं वो हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो अब इससे क्या पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में व्यापार का जो एक स्थान है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है।
लेकिन अभी हम जिस समय की बात कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ मुद्राएं पाई जा रही हैं जिन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। ये आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर अब हम चर्चा करेंगे व्यापारिक मार्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको कुछ मार्गों के बारे में बताते हैं जिससे जिससे आप अगर ठीक से एक बार देख लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी, आप अपने इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर हम सच कहें तो यही 4 मार्ग हैं, ऐसे व्यापारिक मार्ग हैं जिन पर पूरा इतिहास टिका हुआ है, चाहे वो प्राचीन काल का हो, मध्यकाल का हो या फिर आधुनिक काल का हो। सब सारा खेल व्यापार का है। सब कुछ व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करने के लिए सारे साम्राज्य बराबर से अपना अपना एक तरीके से वो अपने को ताकतवर बनाते हैं ताकि वो व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं व्यापारिक मार्ग। आप इसे चाहे तो बना सकते हैं अपनी शीट पर। हम बात कर रहे हैं व्यापारिक मार्गों की। तो मुख्यतः 4 मार्ग होते थे, चाहे तो आप लिख लें। ये है रूट 1, जिसको हम क्या कहते थे, सिल्क रूट, या आप इसे रेशम मार्ग कह सकते हैं। रेशम मार्ग ये कहाँ से होके जाता है, चीन से यूरोप तक। कहाँ कहाँ से होता हुआ जाता है, चीन से कहाँ, भारत, फिर आपका ये मध्य एशिया, और फिर अरब, सऊदी अरब लिख सकते हैं या पूरा का पूरा अरब, और यूरोप। रेशम मार्ग को ऊपर लिख लीजिए हाईलाइट करके। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। अब आप देखिए, ये चीन है, ये यूरोप है। एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इन दोनों की जलवायु में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, मौसम बहुत ठंडा नहीं है, गर्म है, भारत जैसी ही जलवायु है। और यहाँ यूरोप में बहुत अधिक मात्रा में सर्दी पड़ती है, ठंड पड़ती है। तो यहाँ क्या होता है, एक समय काफ़ी महीनों, 1-2 महीनों में क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ जम जाता है। तो इससे क्या होगा कि उनको क्या चाहिए, हमेशा वहाँ के लोगों को मसालों की डिमांड रहती है कि कुछ ऐसे मसाले मिल जाएं जिनसे वो अपने भोजन को प्रिजर्व करके रख सकें, ऐसे कपड़े मिल जाएं जिसको पहनने से उन्हें गर्मी का एहसास हो। तो बहुत समय तक चीन ने क्या किया, अपने यहाँ जो रेशम था उसको बनाने की कला चीन में विकसित हो रही थी। और चीन ने, जैसा कि उनकी आज भी आदत है, वो अपनी चीज़ों को नहीं बताते हैं इतनी जल्दी। तो ये सारी कला उन्होंने अपने पास बना कर रखी और आगे चलकर भारत ने भी चीन से ये कला सीखी और चीन ने भी भारत से बहुत कुछ सीखा। तो ये रेशम बनाने का जो कला थी, जो रेशम के कपड़े थे, जो वस्त्र थे, वो यूरोप में बहुत मात्रा में वहाँ वो डिमांड पर मांगे जाते थे, बहुत उनकी मांग थी। तो ये सब कुछ इसी रास्ते पर चलता था। तो अब क्या है, ये सबसे बड़ा मार्ग है और इसी मार्ग पर कब्जा करने के लिए क्या होते थे, बहुत सारे आक्रमण भी होते थे। पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य इस यूरोप में इस सिल्क रूट पर बना हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जो सऊदी अरब, इसके बाद ये जो मध्य एशिया वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही टफ जोन है। तो वहाँ पर हमेशा आक्रमण होते रहे और बहुत ही क्रूर राजाओं का वहाँ पर शासन होता रहा, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर लंग है, चंगेज खान है, ये सब लोग वहाँ पर
पाए जाते थे और हमेशा उन्होंने क्या किया, इस मार्ग को कब्जा करने का पूरा प्रयास किया। और भारत में क्या, मौर्य ने, जब मौर्य साम्राज्य आया तो उन्होंने इस मार्ग पर पूरी कड़ी सुरक्षा एक तरीके से रखी और उन्होंने इसका अपना विस्तार किया। और आगे चल के जब कुषाण शासन आता है तो कनिष्क एक ऐसा राजा होता है जो कि जिसने कि पूरा का पूरा अधिकार सिल्क रूट पर जमा लिया था। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारा विस्तार सिल्क रूट पर चलता है, पकड़ हमारी मजबूत होती है, तो हमारे व्यापार को बहुत सहारा मिलता है, बहुत हम विस्तार करते हैं व्यापार में। अब देखते हैं दूसरा कौन सा मार्ग है। आपने देखा एक रूट ए, अब बात करते हैं दूसरा कौन सा मार्ग है। यहां से ये है दक्षिणापथ, इसे हम कह सकते, नहीं दक्षिणापथ नहीं, उत्तरापथ, सॉरी। ऐसे जाता है रूट बी। उत्तरापथ, आज इसे NH1 और NH2 ये दो नामों से जानते हैं हम, दोनों हाईवे जो यहाँ पर जुड़ते हैं। ये कहाँ से जाता है, ताम्रलिप्ति यानी आज का बांग्लादेश, ताम्रलिप्ति से कहाँ, तक्षशिला, तक्षशिला। फिर आगे चलकर ये सिल्क रूट में मिल जाता है। तो ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है, आप देखेंगे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इससे होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, तक्षशिला। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि रूट सी कौन सा है। इसे कहते हैं दक्षिणापथ, दक्षिणापथ यानी कि रूट सी। ये देख लीजिए आप, रूट सी ये कहाँ से होकर जाता है, इसका सेंटर है उज्जैन, उज्जैन से नीचे आने के बाद दक्कन का क्षेत्र, फिर दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। यहां पर ये हम ये कहेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया से आकर मिल जाता है, जिनको गोल्डन आइलैंड के नाम से भी ये जानते हैं हम इन्हें, गोल्डन आइलैंड या मसाला द्वीप। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। आपने देखा 3 रास्ते। अब यहां से क्या होता था, मसाले, सोना, कीमती पत्थर, ये काली मिर्च, ये सब इस रास्ते पर चलते थे। देखिए इस मार्ग पर चलते थे उज्जैन, और उज्जैन से आगे फिर से ये कहाँ मिल जाते थे, रूट बी में, और फिर आगे सिल्क रूट। हमारा जो मकसद था, जो एक
हमारा ये कहें कि हमारे व्यापार का जो सबसे अच्छा काम ये होता था कि यूरोप पहुंचना किसी भी तरीके। क्यों? क्योंकि यूरोप में बहुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं पाई जाती थी। वहाँ के रोमन साम्राज्य ने स्वर्ण मुद्राओं का चलन था, सोने का चलन था, और वो इन्हीं व्यापार के माध्यम से भारत की ओर आकर्षित होता था। हम उनकी आवश्यकताएं पूरी करते थे और वो हमें सोना देते थे बदले में। इसीलिए भारत को उसके व्यापार के कारण ही सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा संभावनाएं थी व्यापार की कि वो पूरे विश्व के स्वर्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो चलिए हम देखते हैं चौथा रास्ता कौन सा है। रूट 4, जो कि समुद्री मार्ग हुआ करता था। आप चाहें तो इसी में बना लें या फिर अलग से लिख लें। रूट 4, इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये समुद्री मार्ग था। और 4 ऐसे समुद्र थे जो कि व्यापार के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। आप इसमें देखेंगे भूमध्य सागर, और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और साउथ चाइना सी, जिसे आप दक्षिणी चीन सागर। ये मैंने आपको 4 व्यापारिक मार्ग बताए। और हमारे भारत के पास ऐसी संभावनाएं हैं, विस्तृत जल मार्ग है, मतलब कि भारत के तीनों ओर से आप देखेंगे क्या है, समुद्र है। तो इससे इसका मतलब, समुद्र का मतलब व्यापार, ये इससे हमें बहुत ही लाभ होता था। तो आपको हमने बताया 4 व्यापारिक मार्ग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने सबसे पहले सिंधु के पास अरब सागर को देखा, सिंधु नदी के मुहाने के पास। और उसने ये कोशिश भी की कि हम आने वाले टाइम में उस समुद्र को देख सकें, वहाँ व्यापार कर सकें। तो ये इच्छा सिकंदर की भी थी कि कितना महान देश ऐसा होगा जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में जल मार्ग हो। तो और ऊपर से क्या चीजें हमारे पास, एक सोने पे सुहागा थी, मानसून, जो हमारे हमारी एक भौगोलिक, आप कह सकते हैं एक हवाएं हैं, एक भौगोलिक हवाएं चलती हैं जिन्हें मानसून कहते हैं। उनके माध्यम से क्या होता है कि यात्रा करने में आसानी हो जाती थी। अब आप चलिए, मैंने आपको 4 मार्ग बता दिए। अब हम आगे चर्चा करेंगे। व्यापारिक मार्ग आप लोग ने देख लिए। मानसूनी पवनें क्या क्या मदद करती थी व्यापार करने में, आप लिख लीजिए। एक तो हो गया व्यापारिक मार्ग, जिसकी हमने आपको चर्चा की अभी। व्यापारिक मार्ग। और दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपने देखा। ये सब मिलकर हमारे व्यापार को महत्वपूर्ण बना देती थी। और उसके बाद मजबूत जहाज, इसका मतलब कि जो साउथ इंडिया था, जो दक्षिण भारत है, वहाँ व्यापार करने की अकूट संभावनाएं होती थी और बहुत अधिक मात्रा पे संपत्ति भी। तो आपको मैंने बताया ये जो
4 मार्ग हैं, आप देखिए यहाँ पर। तो भारत के लिए क्या था, जो शासक गंगा यमुना दोआब में, यानी हम जो भारत का गंगा और यमुना का क्षेत्र है उसको आर्यावर्त कहा जाता था, और दक्षिण के हिस्से को दक्षिणावर्त कहा जाता था। तो जो भी शासक, जो भी राजा आर्यावर्त पर बैठता, उत्तर भारत में बैठता था, उसकी पूरी नजर रहती थी कि वो किसी भी तरीके से दक्षिण भारत की जो संपत्ति थी उस पर अपना अधिकार जमा सके। लेकिन जो समझदार शासक थे वो क्या करते थे, जो दक्कन का हिस्सा है, आपको मैंने बताया भारत का नक्शा बनाकर थोड़ा, ये देखिए जो ये हिस्सा है इसे दक्कन कहते हैं, लिख लीजिए। ये क्षेत्र बहुत ही उबड़ खाबड़ है, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या होता था कि अगर कोई भी राजा उत्तर में बैठा हुआ है तो उसकी समझदारी अगर ये हो तो वो यहाँ के लोगों से मित्रता कर लेते थे कि हमें दक्षिण में जाने का मार्ग मिले। जैसे आप अपने अगले अध्याय में देखेंगे कि ऐसी नीति किसने अपनाई थी, समुद्रगुप्त ने। ऐसी नीति अपनाई अशोक ने, और उनको यहाँ की संपत्ति चाहिए थी साउथ इंडिया की, तो वो क्या करते थे, इनसे मित्रता कर लेते थे और इनको अपने अधिकार में ले लेते थे। और लेकिन यहाँ अपना शासन करने वो नहीं आते थे, वो कहते थे कि आपको जो भी लाभ हो आप हमारे दरबार में उसे पहुंचा दें, और उत्तर भारत में आराम से शासन करते थे। ऐसी ही नीति अपनाई अकबर ने। लेकिन कुछ ऐसे राजा ऐसे हो गए, ऐसे पैदा हुए, या उन्होंने ऐसा शासन किया कि वो इसे समझ ही नहीं पाए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण औरंगजेब है। उन्होंने क्या किया, अपनी उत्तर की गद्दी को छोड़कर वो यहाँ दक्कन में लड़ाई करने पहुंच गए, जिससे वहाँ का भी सिंहासन चला गया। तो एक तरीके का हमारा जो भारत है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसने व्यापार बनाने की, व्यापार करने की बहुत बढ़िया एक तरीके से हमें प्राकृतिक रूप से भूमि भेंट में मिली हुई है। तो और उसके ऊपर अगर राज व्यवस्था अच्छी हो, राजनीति अच्छी हो, तो शासन लंबे समय तक एक साम्राज्य के रूप में चल सकता था, और चला भी। आपने देखा भी अशोक ने कैसे राज्य किया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी पहले फ्रेमिंग में। देखिए हमने आपको बता दिए व्यापारिक मार्ग, जिसमें आप ये चारों रूट की तुलना कर लेंगे। वैसे आपकी इस किताब में सिर्फ रेशम मार्ग के बारे में बताया गया है और थोड़ा बहुत उत्तरापथ के बारे में बताया गया है, लेकिन एक नाम और है दक्षिणापथ पर राज्य करने वालों का। देखिए यहीं पर देख लेते हैं, ये है दक्षिणापथ। यहां पहले शासन किसने किया, चोल, चेर और पांड्य। आप नाम भी लिख लीजिए या फिर यहां पर इनकी हम चर्चा भी करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इनके बारे में बात करनी है, क्योंकि ये 7th क्लास के एनसीईआरटी में आप इन्हें पढ़ेंगे। चोल, चेर और पांड्य बेसिकली जो तमिलनाडु और केरल का जो हिस्सा है आज, यहीं पर ये शासन करते थे। इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता था। 3 सरदार, सरदार या आप कहे तो मुखिया, मुखिया या फिर संगम साहित्य में इन्हें मुवेदार भी कहा गया है, मुवेनदार। अब हम बात कर रहे हैं राज व्यवस्था की भी, इसी के साथ कर लेते हैं। तो चोल, चेर और पांड्य अशोक के समय में भी ये लोग थे, लेकिन इनका जो शासन करने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। ये राजा नहीं थे, ये सरदार थे। किस वजह से, जो इनको व्यापारिक मार्ग में या व्यापार करने में जो इनको लाभ मिलता था उसकी वजह से ये लोग बहुत ही धनवान हो गए। तो इन्होंने क्या किया, वहीं पर अपने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण अंचल था, उस पे ये शासन करने लगे। लेकिन ये कर नहीं लगाते थे, ये टैक्स नहीं लेते थे।
ये क्या लेते थे? उपहार और भेंट। आप चाहें तो लिखें, ये अलग तरीके के शासनकर्ता थे। क्या लेते थे? उपहार या भेंट। और सबसे बड़ी बात, भेंट लेते भी थे, और जो भी चीजें इन्हें मिलती थी, कीमती आभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, जो भी ये जीतते थे अपने युद्ध में, और कभी कभी ये एक दूसरे पर आक्रमण भी करते थे, तो इससे जो ये चीजें पा जाते थे उनको अपने रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, और अपने दरबार में ये बड़े बड़े कवियों को भी रखते थे, और बड़े बड़े एक तरीके से आप कहें कि लेखकार थे, रचनाकार थे, उनको भी ये रखते थे, उन्हें भी ये दान में देते थे। और संगम साहित्य में उन्होंने स्वयं ही, उनके कवियों ने इसका वर्णन किया है कि हमारे राजाओं ने हमें ये चीजें भेंट की है। तो आप बताइए कि ये किस तरीके के शासन थे, इनका शासन कैसा था? मौर्य साम्राज्य से बिल्कुल अलग था। तो इन्हें अशोक ने भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना व्यापार करते हैं, व्यापार करते रहिए, और वैसे भी आप हमें इस पथ से जो भी चीजें गुजरेंगी हमें उसका टैक्स चाहिए, हमें उसकी भेंट चाहिए। तो इन्हें भी कोई समस्या नहीं थी, ये अपना व्यापार करते रहे। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि फिर जब मौर्य वंश का एक तरीके से समापन हो जाता है, मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पैदा हो जाते हैं। तो इनमें फिर आगे इनका पल्लवों से युद्ध होने लगता है। तो आगे आप जब अपने नेक्स्ट क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सामान्य रूप से इनकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक समुद्र के किनारे और दूसरा भूमि के अंदर, यानी कि आप कहिए तो एक राजधानी इनकी यहाँ होती थी जिसे समुद्र पास में व्यापार करना आसान हो, यानी कि आप इसे पोर्ट सिटीज कह सकते हैं, और दूसरा आंतरिक हिस्से में इनकी राजधानी हुआ करती थी, जिसमें कि दो राजधानियां प्रसिद्ध हैं। एक तो आप ये देखिए कि पांड्यों की एक राजधानी थी मदुरई, और दूसरे चोलों की राजधानी थी, उन्हें कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे 7th क्लास के एनसीईआरटी में विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे, मदुरई के बारे में भी पढ़ेंगे, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे, कि यही लोगों ने आगे चलकर बहुत सी स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया, बड़े बड़े मंदिर बनवाए और उनमें अकूट संपत्ति एकत्रित की, और एक नए तरीके का वहाँ पर व्यवस्था हो गई, संस्कृति का विकास हुआ, कला का और साहित्य का भी विकास हुआ। तो आप देखेंगे किस तरीके से इन सरदारों ने काम किया। लेकिन आगे चलकर एक नाम और आता है, इन्हीं के शासन के बाद मैंने बताया आपको, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है तो एक दक्कन के क्षेत्र में एक नया राजा उत्पन्न होते हैं, जिनको कहते हैं सातवाहन वंश का शासन। हम आपको अपने अगले चैप्टर में बताएंगे कि मौर्य वंश जब समाप्त हुआ तो फिर कौन कौन से वंश आगे बढ़ते रहे। तो आप अभी इनका नाम जानिए कि सातवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, उन्होंने दक्षिणापथ पर पूरा अपना एकाधिकार कर लिया। और उनके शासन की एक बात और है कि सातवाहन साम्राज्य में क्या होता था, वो अपने को ब्राह्मण शासक कहते थे, उन्होंने शकों का उन्मूलन भी किया। और क्या होता था कि उनकी जो माता थी, यानी कि वहां पर अपनी माँ का सरनेम लिया जाता था, माता का शासन वहां तो नहीं चलता था, लेकिन माँ संरक्षिका के रूप में काम करती थी और पुत्र को अपना सरनेम देती थी, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी हम कह रहे हैं, और आगे चलकर वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी उनके बेटे, ऐसे ही आगे चलकर कि वहाँ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है माताओं के लिए, ऐसा नहीं कि पुत्रियां राजी आगे चल के राजा बनती हैं, शासक वर्ग में जाती हैं, ऐसा नहीं है, राजा पुत्र ही होता था, लेकिन शासन के लिए बड़ी भूमिका निभाती थी कौन? उनकी माताएं, यानी कि महिलाओं का शासन भी वहाँ चलता था। तो ऐसा कैसे पता चलता है कि जो इनकी माँ है गौतमी, उन्होंने एक अभिलेख दान में दिया, जिसकी वजह से पता चला कि सातवाहन नाम का भी, सातवाहन साम्राज्य में श्री शतकर्णी ने शासन किया। तो उनका नाम किस लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो भी दक्षिणापथ में पूरा उन्होंने एकाधिकार एक तरीके से अपना किया, उनको दक्षिणापथ का राजा भी कहा जाता है, और उन्होंने बहुत दिनों तक वहाँ पर शासन किया और एक तरीके से मजबूत जहाज़ों का निर्माण करवाया,
और ये ध्यान रखा कि किस तरीके से उनका व्यापार यूरोप यानी कि रोमन साम्राज्य, अरबों से, और इधर आपका इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से होता रहे। उन्होंने पूरी इसकी व्यवस्था की। तो आपने देखा, आपने व्यापार के बारे में पढ़ा। और अब एक चीज देख लेते हैं हम, छोटी सी, अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा। अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी यहाँ की अर्थव्यवस्था। बहुत ऊपर चला गया, यहीं पर लिख लेते हैं। अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था के मुख्य तत्व कौन कौन से होते थे? मसाला, सोना, वस्त्र, काली मिर्च। मसाले में तो इसका नाम आता है, लेकिन इसे अलग से भी आप लिख लीजिए। काली मिर्च और कीमती पत्थर। कीमती पत्थर, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था के मुख्य तत्व थे। ऐसा कहते हैं कि जो चोल राजा थे, जो चोल और चेर और पांड्य, ये जो राजा थे, ये समुद्र के मोतियों से बने हुए आभूषण पहनते थे। और आज भी आप देखेंगे कि वहां पर ये सारी चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। और काली मिर्च के चक्कर में तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। आपको तो ये भूलना भी नहीं चाहिए कि काली मिर्च कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसे काला सोना भी कहते हैं। वो यहाँ काली मिर्च लेने आए और हमें अपना गुलाम बनाकर चले गए। तो ये जो कीमत थी, ये क्या थी? दक्षिण भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था थी, उनका ऐसा चलन था। तो व्यापार आपने देखा। तो आपका ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो आप अपने इन चारों जो मैंने रूट बताए वो आप उसको देख लीजिएगा, इससे आपको ही लाभ होगा। तो अगर मेरी इस जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्योंकि अब आपका ये जो 6th क्लास के एनसीईआरटी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं। तो आगे आने वाली 4 क्लासेस में आपका ये खत्म हो जाएगा। तो इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ भी लीजिए, इससे क्या होगा, आपके लिए ही आसानी होगी। बार बार इसको आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक तरीके से स्टोरी के फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फिर आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।